ये है मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन गाइस। बिजनेस कॉम्बिनेशन में मेरे स्टेप रहते हैं। पहला स्टेप होता है एक्वायर को ढूंढना। जिस लाइट कॉम्बिनेशन में हम ढूंढते हैं परसेंटेज एन से और उसका डेट ऑफ एक्विजिशन ढूंढना। स्टेप 3 पीसी। अब पीसी में यहाँ क्या क्या हो सकता है। पीसी में यहाँ कैश हो सकता है, मैंने कैश दिया हो सकता है इक्विटी शेयर दिया हो सकता है डिवेंचर इशू करे हो। एक होता है पीवी ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन ईसो, पीवी ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन। अब एक कैश दिया है तो कैश बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा। इक्विटी शेयर, जितना फेयर फेस वैल्यू है उतना इक्विटी शेयर कैपिटल में, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम अदर इक्विटी में। ठीक है। अब कहते हैं मैंने एक्वायरी, मान लो मेरी जो भी सब्सिडरी होगी या एस लिमिटेड जो भी मेरी बनने वाली होगी, मैंने उसके 2 शेयर के बदले 1 शेयर दिया तो 1/2 इंटू मेरे पास जितना स्टेक है ना वो लगाना मत भूलना 70%। और मैं मेरे फेयर वैल्यू जितना शेयर दे रही हूँ ऊपर वैल्यू शेयर एक्वायरर एक्वायरर की मतलब मेरी कितनी शेयर वैल्यू है, मेरा स्टेक प्लस मेरी ये करना मत भूलना। जब वेंचर इशू करें तो लाइबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। और पीवी ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन, कई बार क्वेश्चन लाइन दे देते हैं कि मैं 2 साल बाद 3 साल बाद कंपनी पे करेगी 35 लाख और हायर ऑफ की 2 ईयर में इतना प्रॉफिट कमा लिया तो 35 लाख तो देने ही देने हैं। तो 35 लाख को 2 साल कितने टाइम पीरियड बाद देना है उससे डिस्काउंटेड गिवन होगा, डिस्काउंट करके आज प्रेजेंट वैल्यू उसकी रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू जो अनवाइंडिंग कॉस्ट होगी मेरी ईयर एंड पे वो पी&एल में जाएगी और प्रोविज़न ये मेरा लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद है फेयर वैल्यू ऑफ ईसोप। अगर मेरा रिप्लेसमेंट अवार्ड मैंने लिया और प्री एक्विजिशन वाले जो मुझे ईसोप होते हैं वो मुझे अदर मतलब जो एसवीपी रिजर्व होता है मुझे वो क्रिएट करना पड़ता है। तो मेरी कितनी वैल्यू कितनी है आज के डेट पे रिप्लेसमेंट अवार्ड की, उसमें अभी टाइम कितना लैप्स हो चुका है, अपॉन में टाइम कितना बचा है, या तो मैंने रिवाइज किया टाइम या न्यू, ओल्ड या न्यू जो भी हायर होगा मुझे वो यहाँ पे लेना है। टाइम लैप्स अपॉन में ओल्ड या न्यू जो भी हायर हुआ है। और ओल्ड आज के टाइम पे मेरी वैल्यू कितनी है डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे। ठीक है। अब है फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन। कंटीजेंट कंसिडरेशन की कुछ हुआ तो मैं इतनी फेयर वैल्यू दूंगी। इसकी फेयर वैल्यू गिवन होगी तो मुझे एज इट इज़ लेना है। इसका बस पीसी में इफेक्ट आएगा और कहीं पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब सेकंड, हर बैलेंस शीट डेट पे रीमेजर, क्या मुझे इसकी लायबिलिटी प्रोविजन को बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर मेरा कैश है या मार्केट लिंक्ड है तो मुझे रीमेजर करना पड़ेगा। अगर मेरा फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है तो मुझे रीमेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इग्नोर। अब इसके बाद है कि जो भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो कैश कम हो जाएगा, पी&एल में डेबिट होंगे बिजनेस एक्विजिशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद एक है कि अगर मैंने कुछ भी कंसिडरेशन पे किया है, अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में ही करा है, ठीक है, तो मुझे नहीं करना। अगर मैंने शेयर होल्डर की कैपेसिटी में कोई भी पैसा दिया तो मुझे पीसी में ऐड करना है। मतलब एम्प्लॉई को कहा कि आप लोग को मेरी कंपनी में काम करो तो मैं आपको इतना रेमुनेशन दूंगी, तो ये नहीं करना, पीसी में ऐड नहीं होगा। शेयर होल्डर की कैपेसिटी में दिया तो पीसी का पार्ट बनेगा। इसके बाद अगर मेरी कुछ भी लायबिलिटी रहती है, अगर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में दिया तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पी&एल में जाएगा। ठीक है। अगर मेरी कोई भी पहले की प्रीवियस सेटलमेंट बाकी है, प्री एक सेटलमेंट थी, ठीक है, तो पी&एल से माइनस, मतलब पी&एल से पे कर देंगे और पीसी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, जितना भी होगा फेयर वैल्यू माइनस। अब एक है मैकडी का लाइसेंस, जो लाइसेंस वाला वो याद रखना कि आज के डेट पे फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट क्या है वो उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे, और पेनल्टी विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर आएगा मुझे वो पीसी से माइनस करना है और पी&एल से पे करना है। ठीक है। ये बता दें कैश मार्केटिंग में तो नहीं मेजर करना है बैलेंस शीट डेट पर, अगर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है तो नहीं करना। फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन में प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, इग्नोर मारना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। पीसी का इफेक्ट, पीसी में इतना ही आता है बस, कैश, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, डेफर्ड कंसिडरेशन के प्रेजेंट वैल्यू करना, फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप वैल्यू कितनी है, टाइम लैप्स कितना हो गया, हायर ऑफ ओल्ड या न्यू कितना टाइम रिवाइज किया है मैंने, वेस्टिंग पीरियड किया है, फिर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन, प्रोबेबिलिटी इग्नोर, खाली पीसी पे इफेक्ट आएगा, बाकी सबका बता दिया। स्टेप 4 INA, ओल्ड एसेट फेयर वैल्यू पे ले लेना, इंटेंजिबल एसेट फेयर वैल्यू पे ले लेना जो उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। स्किल्ड मैन पावर आ जाए, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आ जाए, इग्नोर, हम उसको नहीं लेते हैं। नॉन करंट साइड है, हेल्प फॉर सेल है, वो ऑलवेज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे जाती है। कंटीजेंट लायबिलिटी को बना लेना, अब मैं मेरी नॉर्मल लायबिलिटी बना लूँगी, मेरी एक्वायरी की कंटीजेंट लायबिलिटी। कोई इंडेमनिफिकेशन एसेट है कि भाई अंबानी ने कह दिया कि अगर ये कंटीजेंट लायबिलिटी है तो मैं आपको इतना एसेट दे दूंगा, तो वो एसेट रिकॉर्ड कर लेना जितना उसने प्रॉमिस किया वो, या जितनी कंटीजेंट लायबिलिटी विच एवर इज लोअर, तो लायबिलिटी जितना ही मुझे पे करेगा।
हो सकता है लायबिलिटी 100 करोड़, पर उसने कहा मैं 80 दूंगा, तो मैं 80 का ही रिकॉर्ड करूंगी। और इन सब पे डिटेल बनाना मत भूलना। अगर ब्रांड नेम किया है तो ऑफ कोर्स डिटेल से बनेगा ही बनेगा। एसेट माइनस लायबिलिटी करना, जो मेरा नेट आ गया, इधर से कैरिंग अमाउंट का नेट करना, दोनों में देखना डीटीए बन रहा है डीटीएल बन रहा है। ठीक है, जो मेरी फेयर वैल्यू होगी वो मेरी कैरिंग अमाउंट होगी, और जो मेरा प्रीवियस कैरिंग अमाउंट होगा मेरा टैक्स बेस होगा। ठीक है, तो राइट हैंड में हमेशा टैक्स बेस रखना, दूसरे हाथ में वो, ये- इस हाथ को मूव करना है, इस हाथ को सीधा रखना है। ठीक है, राइट हैंड को सीधा टैक्स बेस है, सीधे हाथ में मेरे। तो डिटेल भी आईएनए में लेना है। डीटीए तो इंक्लूड कर लेना, डिटेल ऑलरेडी उसकी बुक में डीटी है, मुझे वो भी लेना है, आईएनए में लेना, अगर मेरी एक्वायरी की बुक में ऑलरेडी कोई डीटीए आया हुआ है तो। ठीक है, इसके ऊपर डीटीए डिटेल बता दिया, आईएनए आफ्टर डीटीए डीटीए लेना है, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करके, अगर मैं उसकी बुक में ऑलरेडी आ रहा है तो वो भी मुझे कंसिडर करना है। ठीक है, इसके बाद एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो सकता है, पीएसएनए पे होगा तो स्टेप 5 में जो आईएनए आया मेरा उसका 30% फेयर वैल्यू पे, तो एक्वायरी के नंबर कितने हैं उसमें एनसीआई का स्टेक कितना है, और एक्वायरी की फेयर वैल्यू, एनसीआई शेयर एक्वायरी के तो एनसीआई एक्वायरी की फेयर वैल्यू रहेगी। उसके बाद गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो पीसी प्लस एनसीआई माइनस आईने, पॉजिटिव गुडविल नेगेटिव कैपिटल रिजर्व। बट जनरल एसेट सब डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, पीसी में जो जो दे दिया, टू एनसीआई या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, एसेट सब कैरी फॉरवर्ड वगैरह करना, प्लस जो मैकडी का लाइसेंस जो मैंने ले लिया वापस, वो भी मुझे एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो पीसी वगैरह ये सब हो गया। अब इसके बाद लायबिलिटी जो आएगी वो भी कुछ कोई प्रोविज़न होगा, प्रोविज़न में लायबिलिटी लायबिलिटी में ऐड होगी बैलेंस शीट में, एसेट एक्वायरर की कैरिंग अमाउंट पे और एक्वायरी की फेयर वैल्यू पे। ठीक है, डिटेल हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और पीसी के सारे फैक्ट बता दिया ऊपर। एंड के इक्विटी में, अदर इक्विटी के नीचे कैपिटल रिजर्व हो गया, अदर इक्विटी में जाएगा, इक्विटी कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद एक सब आता है मेजरमेंट पीरियड। अगर मेजरमेंट डेट ऑफ एक्विजिशन के 1 साल बाद कुछ भी पता लगता है और वो मेरे आईएनए को इफेक्ट करता है, ठीक है, तो आईएनए डेबिट टू गुडविल टू एनसीआई। अगर एनसीआई पीएसएनए पे है, मतलब पार्शियल गुडविल है, तभी आएगा, क्योंकि पार्शियल है मतलब उसका स्टेक है एनसीआई का, तो एनसीआई को भी मुझे देना पड़ेगा, एनसीआई भी बेयर करेगा। ठीक है, गुडविल इम्पेयरमेंट अमोर्टाइज कभी नहीं होगी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी इसकी, अगर क्वेश्चन है दे रखी है। पीएसएनए पे तो पार्शियल है, पीपी खाली प्रिंसिपल की होगी ये। ठीक है, फुल गुडविल है तो दोनों की है, एनसीआई की भी है और उसकी भी है, पार्शियल है तो खाली पेरेंट की है। इसके बाद मेरा स्टार्ट होता है स्टेप अप एक्विजिशन। तो स्टेप 1 एक्वायरी ढूंढना रहेगा मेरा इसमें। ठीक है, मतलब सॉरी एक्वायरी ढूंढना रहेगा। स्टेप स्टेप 2 सेम रहेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा, जिस दिन मेरे पास लास्ट कंट्रोल आया, 1 फरवरी को 40% आया, 1 जनवरी को, सॉरी 1 अक्टूबर को 40% आया, 1 जनवरी को बाकी 30% आ गया, तो 70% 1 जनवरी को, तो डेट ऑफ एक्विजिशन बनेगी 1 जनवरी। पीसी ऑल फेयर वैल्यू ऑलरेडी प्रीवियस एड इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू, ठीक है, वो ऐड करनी पड़ेगी पीसी में। पीसी निकालना नॉर्मल, उसमें फेयर वैल्यू ऑफ ऑलरेडी प्रीवियस एड इन्वेस्टमेंट की भी ऐड करना डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन की। अब इसी दिन फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट में गेन लॉस होगा, वो पी&एल में करना, और कैरिंग अमाउंट पर इन्वेस्टमेंट बाहर निकालनी पड़ेगी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट से माइनस कैरिंग अमाउंट पर, जो मैंने कितने परचेज करी थी। अब अगर मेरे उस टाइम पे 20% और मोर की वोटिंग पावर थी, मतलब मैं एसोसिएट एंटिटी थी, मैं एसोसिएट एंटिटी नहीं रही, तो जो भी मेरा हिस्सा था एफसीटीआर में वो पी&एल में रिवैल्यूएशन वगैरह में था, तो वो ओसीआई में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सेम आईएनए सेम रहेगा, डिटेल बनाना पड़ेगा, एनसीआई निकालना पड़ेगा, पीएसएनए पे फुल गुडविल पे है। ऐसे ही गुडविल पीसी प्लस आई एनसीआई माइनस आईएनए गुडविल निकालना पड़ेगा, जनरल एंट्री का इफेक्ट देना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। अब एक होता है एक्विजिशन विदाउट पीसी, जिसमें पीसी नहीं है। एक्स से 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वाई के 3 थे, तो जिसके मेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे मतलब वो एक्वायरर हुआ, ये एक्वायरी हुआ। ठीक है, पीसी 0 होता है, आईएनए निकाल लेना, गिवन होगा, एनसीआई गिवन होगा, तो एनसीआई माइनस आई में गुडविल वगैरह जनरल, ऐसे कुछ खास नहीं है, नॉर्मल में पीसी नहीं होता है इसमें। इसी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट है रिवर्स एक्विजिशन। तो इस दिन ना मुझे पहले एक्चुअल पीसी निकालना होता है कि मतलब मेरा
एक्वायरी टाइम करते टाइम लीगल लीगल मतलब दिखावा दिखावा क्या हो रहा है उस टाइम पे लीगल पी से निकालना पड़ता है मुझे। एक्चुअल में कितना दिया शेयर निकालने पड़ेंगे। मान लो 150 शेयर दिए एवरी सब्सिडरी के एक शेयर की जगह 2.5 शेयर दिए, तो मान लो उसके 60 शेयर थे तो 60 × 2.5, तो 60 अगर मैं करके दिखाऊँ 60 × 2.5 150, तो मैंने 150 शेयर दिए। अब मेरे ए के पहले 100 शेयर थे, अब टोटल कंपनी में कितने शेयर हो गए 250। ए के 100 बी के 60 थे, बट हमने इशू करके कितने हो गए 150, तो 250 में 150 है, 150/250 60% उसकी है। ठीक है, तो अब कंट्रोल किसका आ रहा है बी। बी अकाउंटिंग एक्वायरर बी है, ये एक्वायरी है, बट लीगल एक्वायरर ये है। लीगल मतलब दिखावा जो भी हो रहा है। अब एक्वायरी एक्वायरर निकाल लिए ऐसे करके परसेंटेज, डेट ऑफ एक्विजिशन वही सेम रहेगी। अब मुझे नोशनल और डीम पी से निकालना पड़ेगा। बी का जितने ओरिजिनल शेयर थे 60, बी की परसेंटेज 60% माइनस बी के ओरिजिनल शेयर इंटू फेयर वैल्यू ऑफ बी कितनी है, ठीक है वो। INA, अब हम ए का मतलब जो मेरा अकाउंटिंग इंक्वायरी है ए का सब फेयर वैल्यू पढ़ लेंगे। डिटेल क्रिएट करेंगे, वैसे NCI यहाँ ज़ीरो होगा। गुडविल कैपिटल निकालेंगे, जनरल एंट्री निकालेंगे। अब इसमें करते थे, दिखेगा कि बी एक्वायरी है, बट बी का सब कैरिंग अमाउंट पे क्योंकि वो एक्वायरर है। ए का सब फेयर वैल्यू पे। यहाँ गिवन होगी फेयर वैल्यू बी की, बट मत कंसिडर करना, खतरे का निशान है यहाँ पे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल एक्चुअल वाले लिखेंगे, बट वैल्यू जो लिखेंगे वो जो मेरी यहाँ पे जो भी 1400 वगैरह जो भी वैल्यू आई थी वो लिखेंगे, ठीक है। उसको बाइफरकेट करना हो इक्विटी और मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में अदर इक्विटी में तो कर देना। अब सेम ऐसे ही है, मर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल आता है, तो पीसी निकालना होगा, तो पीसी क्या होगा, या तो दोनों कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड कर लो बुक वैल्यू वाली, या फिर बुक वैल्यू पे सब एसेट लायबिलिटी ऐड रिजर्व भी कर देना, तो वो क्या होगा एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व, ठीक है। पीसी आ गया, ये दोनों की इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड कर लेना। डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो ऑफ देयर नेट एसेट क्या होती है एसेट माइनस लायबिलिटी, ऊपर पीसी में क्या आएगा दोनों का एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट इसके रेशियो में कर देना। बैलेंस शीट में दोनों का सब मतलब सब ऐड कर देना, एज इट इज ऐड करते रहना है सब कुछ। एक होता है मर्जर रिवर्स एक्विजिशन का, दिखा रहा है कि AX BX करके ABX बन रहा है, बट एक्चुअल में कंट्रोल इसको BX से कर रहा है, ठीक है। तो हो गया ये। मुझे निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में परसेंटेज होल्डिंग किसकी आ रही है, तो पहले वही लीगल पीसी निकालना पड़ेगा। लीगल पीसी यहाँ पे मर्जर के केस में दोनों कंपनी की फेयर वैल्यू के बेसिस में निकला, किसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा है मर्जर के केस में, किसका कंट्रोल ज़्यादा होगा। मर्जर के केस में परसेंटेज शेयर वगैरह इशू नहीं करते, तो फेयर वैल्यू निकाल लिया, दोनों की फेयर वैल्यू ऐड करके मान लो 2500 आ गया, तो ए की फेयर वैल्यू अपन में फेयर वैल्यू पर शेयर डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, उसके बाद 2500 एग्जाम्पल मान लो फेयर वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर बना देंगे। BX से परसेंटेज पता चल जाएगा BX से कितनी परसेंटेज है। फिर सब सेम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में BX के ओरिजिनल शेयर परसेंटेज माइनस BX के वो फेयर वैल्यू वाले नहीं जो बैलेंस शीट में जो दे रखे होंगे वो वाले, फेयर वैल्यू बैलेंस शीट वाली। स्टेप 4 में INA, अब INA में AX का सब फेयर वैल्यू पर दे रखी होगी, BX की भी फेयर वैल्यू ध्यान रखना AX का। स्टेप 5 NCI ज़ीरो होगा। स्टेप 6 INA AX का सब फेयर वैल्यू पे। स्टेप 7 गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना। स्टेप 8 जनरल। स्टेप 9 BX का सब कैरिंग अमाउंट पे, अगेन फेयर वैल्यू गिवन होगी बट कैरिंग अमाउंट पे, AX का सब फेयर वैल्यू पे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन होता है जिसमें जॉइंट कंट्रोल होता है, कंपनी होती है, एक्स का 20% है, वाई का 70% है, जेड का 10% है, सपोज ऐसे 30 30 30 10 30 40 10 ऐसे कुछ भी हो सकता है। जेड अपना शेयर दे रहा है 10%, जेड का शेयर था उसमें से भी एक्स को 33.33% दे रहा है और बाकी वाई को दे रहा है, तो एक्स की बुक में एंट्री करनी है, ठीक है। अगर एक इसमें वो होता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन अब कम मान लिया गवर्नमेंट के कुछ कारण अगर कुछ पेंडिंग है, तो मुझे ना जब जिस दिन डेट ऑफ गवर्नमेंट का वो होगा ना, तो मुझे डेट ऑफ गवर्नमेंट को डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन एक्चुअल में लीगली साइन हो सकता है वो मानना पड़ेगा। तो एक्स जेड का सब फेयर वैल्यू पे एक्वायर करेगा, बट फेयर वैल्यू का सब 33.33% करके ले लेगा, सब की सब 33.33, और इसी दिन फेयर वैल्यू का 33.33% निकालना। फर्स्ट स्टेप सेम एक्वायरर रिक्वायरी, सेकंड डेट ऑफ एक्विजिशन मैंने बता दिया गवर्नमेंट डेट वाला, थर्ड पीसी गिवन होगा सपोज 1 लाख 2 लाख 1 लाख था क्वेश्चन में जो था, फोर्थ में INA निकालना है, तो सब
कुछ फेयर वैल्यू का 33.33%। अब डिटेल कैसे निकालना है? फेयर वैल्यू का 33.3% दिया तो टैक्स पे इसके लिए कैरिंग अमाउंट का भी 33.33% करना। क्वेश्चन में कह दे कैश को मत लेना, तो कैश को मत लेना INA में, उस पर डिटेल भी नहीं आएगा, ठीक है। बट जो मैंने पीसी में कैश दिया एक्स की बैलेंस शीट में, वो माइनस हो जाएगा। जहाँ पे भी कैश अगर पीसी में जा रहा है तो पीसी का इफेक्ट मतलब बैलेंस शीट में कैश माइनस होगा, ठीक है। बट डिटेल निकाल देना। NCI यहाँ होगा नहीं। गुडविल कैपिटल तो NCI नहीं आएगा, ध्यान रखना जॉइंट कंट्रोल में। उसके बाद सब कुछ जेड का फेयर वैल्यू ऐड करते रहना, जनरल का इफेक्ट दे देना। उसके बाद है एक कॉमन पूल, ए ने बी को, बी ने सी को, तो सब सेम पे। INA क्या होगा? बुक वैल्यू, जहाँ पे भी कॉमन पूल आ जाए मतलब बुक वैल्यू, एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे इंक्लूडिंग रिजर्व भी, ठीक है। डिटेल हो तो बना देना। NCI 0 होगा। बस ये ध्यान रखना कॉमन पूल में कभी भी मेरा गुडविल नहीं आता, क्योंकि वो जस्ट एक कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग होता है, गुडविल नहीं आता उसमें। तो जो भी होगा प्रॉफिट एंड वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा और ये अदर इक्विटी में चला जाएगा। जनरल बैलेंस शीट दोनों का सब कैरिंग अमाउंट पे सबके सब ऐड कर लेना। फेयर वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं होगी, सब बुक वैल्यू पे कैरिंग अमाउंट पे सब ऐड कर लेना, ठीक है। बट एक कंसंट्रेशन टेस्ट होता है, जो हम एंट्री मारते हैं सब उल्टा है उसका। PC प्लस NCA, सॉरी जो हम गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते हैं वो PC प्लस प्रीवियस हेल्ड प्लस NCI, ये एक जगह रहती है। ऐसे डेबिट होता है टू लायबिलिटी, लायबिलिटी प्लस रहती है लायबिलिटी। लायबिलिटी में DTL मत लेना। एसेट में सिर्फ कैश और DT आएगा, इसमें DTL नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कैश और DT आएगा मेरा, ठीक है। कोई भी बिग एसेट ले लेना उसकी वैल्यू, फिर बिग एसेट माइनस जो भी मेरा ये आया, अगर 90% से ज़्यादा तो टेस्ट मेट कर दिया, मतलब ये एसेट एक्विजिशन है, ये मेरा वो वाला एक्विजिशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक है बस डीमर्जर। डीमर्जर अगर अंडर कॉमन कंट्रोल हो रहा है कि भाई ए के पास लैपटॉप मोबाइल डिवीज़न था, मोबाइल डिवीज़न बेच दिया, बट यहाँ पे एक्स लिमिटेड नहीं ए लिमिटेड ही उसको वो करा है, दोनों का ए लिमिटेड ही है, तो अंडर कंट्रोल है। तो मतलब मोबाइल डिवीज़न का सब बाहर लायबिलिटी बाहर कैरिंग अमाउंट पे, एसेट बाहर कैरिंग अमाउंट पे, डिफरेंट जो भी आया कैपिटल रिजर्व में जाएगा, गेन या लॉस कैपिटल और अदर इक्विटी में, ठीक है। बैलेंस शीट बनानी हो तो लैपटॉप डिवीज़न का सब, खाली लैपटॉप डिवीज़न का सब आएगा, बट अदर जो रिजर्व जो आएंगे, जब भी डीमर्जर का केस होगा तो रिजर्व की बात ही नहीं होगी। बुक वैल्यू पे सब आएगा बट रिजर्व नहीं आएगा, ठीक है। रिजर्व आएगा पूरी कंपनी का, बैलेंस शीट में करेंगे तो रिजर्व आएगा पूरी कंपनी का, ठीक है। और रिजल्टेंट कंपनी की बुक में क्या होगा? वो एसेट को रिकॉर्ड करेगा, लायबिलिटी को, जो उसने PC दिया, ऊपर PC का इफेक्ट नहीं आएगा, जो उसने PC दिया इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग अपनी बैलेंस शीट में वो ले लेगा इसका इफेक्ट। अगर अंडर नेचर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो ये प्रॉपर नॉर्मल वाली अकाउंटिंग होगी जो वो अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। बस डीमर्जर में यही है, बस ध्यान रखना कितने परसेंट शेयर है, कौन एक्विजिशन है, कौन एक्वायरर है, कौन इंक्वायरी है, कब आया है, टाइम फैक्टर का ध्यान देना मत भूलना। स्पेसिफिकली PC के टाइम पे 70% लेना मत भूलना, परसेंटेज लगाना। That's it.